हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। ये आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यूपी आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो कल का जो प्रश्न था उसे देख लेते हैं। लास्ट में जो हमने प्रश्न किया था वो था 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन किस स्थान पर हुआ था। तो ए ऑप्शन है बनारस, बी ऑप्शन है कलकत्ता, सी ऑप्शन है नागपुर और डी ऑप्शन है सूरत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। तो क्वेश्चन सीधा से ये पूछा गया है कि जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो उस समय दादा भाई नौरोजी थे या पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे या लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे या फिर कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्ष थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। अगर इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें तो समझ में आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 में क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया था। इस अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया था जिसमें भारत के लिए अधिराज्य की मांग की गई थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अब से अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा। इसे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी। ए ऑप्शन है सर्वजनीय वयस्क मताधिकार, बी ऑप्शन है अंशत प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशत गवर्नर जनरल द्वारा नामित, सी ऑप्शन है देशी राज्यों द्वारा नामित, डी ऑप्शन है अंशत प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशत देशी नरेशों द्वारा नामित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका ये था कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो क्वेश्चन आपका सही होगा वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंशत प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशत देशी नरेशों द्वारा नामित। अब इसके बारे में अगर चर्चा करें तो चर्चा में आता है कि जो कैबिनेट मिशन योजना थी इसके अनुसार संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति जो है अंशतः प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी रियासतों द्वारा नामित थी। ठीक है, प्रांतीय और देशी रियासतें थी उसके द्वारा ये नामित थी। कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 के तहत क्या होता है कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। ठीक है, भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता था। लास्ट वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो आपको संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कराया था, उसमें ये भी बताया था कि पहली संविधान सभा कब बैठी थी, तो कब हुई थी, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1946 में हुई थी, आप डेट बता दीजिएगा। ओके, तो इसके तहत क्या है, तो संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य 389 मेंबर होते हैं जिनका प्रबंध किया गया। इसमें 292 सदस्य गवर्नर प्रांतों के और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों के तथा 93 सदस्य जो थे देशी रियासतों से लिए गए थे। ठीक है, तो ये सदस्य अंशतः प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित तथा अंशतः देशी जो रियासतें थी उनके द्वारा नामित होते थे। अगला क्वेश्चन है भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है। ए ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, बी ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, डी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम से।
तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, भूलने का नहीं, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कभी पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान का आकार, उसकी विषय सूची तथा भाषा 1935 के जो एक्ट है उसके जो अधिनियम है उसका गहरा प्रभाव है संविधान पर। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। संघ सूची जिसमें 59 विषय रखे गए हैं, राज्य सूची है और जिसमें राज्य सूची की बात करें तो इसमें 54 जो है विषय रखे गए। संवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ है कि जो विशिष्ट गवर्नर जनरल के पास ये सारी सूचियां होती थी, उसी प्रकार भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था की गई है। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं तथा संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लिया जा सकता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं 61 और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं और तथा अवशिष्ट विषय संघ में निहित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये कौन सा आर्टिकल निश्चित करता है, ये सभी को पता है। अगर आप आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो आर्टिकल होता है तो वो संघ राज्य क्षेत्र से ही संबंधित होता है। तो अनुच्छेद 1 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब इसके बारे में अगर विस्तार से बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या घोषणा करता है, यह घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत है जो राज्यों का संघ है या यूनियन ऑफ स्टेट होगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संघ राज्य किसी प्रकार के राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो ए ऑप्शन है, किसी भी निलंबित मौलिक अधिकार में कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। बी ऑप्शन है, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। सी ऑप्शन है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। डी ऑप्शन है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। जो मौलिक अधिकार होते हैं वो जब अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन है, आपातकालीन स्थिति है, तो इन्हें निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है। तो ए ऑप्शन है समानता का अधिकार, बी ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। एक मिनट, इसमें कुछ बताने के लिए है जो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बताना चाहिए आगे वाले क्वेश्चन में, जो मैंने नहीं बताया है। मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है तो मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि मौलिक अधिकार से बार बार क्वेश्चन आते हैं और इसका डिस्कशन तो बनता ही है। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार में जो है इमरजेंसी की कोई अगर कंडीशन है तो उसमें इसे निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, नागरिकों के मूलभूत अधिकार होते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में इसकी बात की बहुत अच्छे से व्यवस्था भी की गई है।
सामान्य परिस्थितियों में नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों से छीना नहीं जा सकता। अगर कोई भी सामान्य परिस्थिति है और कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो मौलिक अधिकार है उसे आप छीन नहीं सकते। ये संविधान के मूलभूत ढांचे का एक अंग है। मूल अधिकार के छीने जाने पर कोई भी नागरिक अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से उपचार पा सकता है। कुछ मूल अधिकारों को आपातकालीन स्थितियों में निलंबित किया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण तथा अनुच्छेद 21 की अगर बात करें तो ये होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में निहित मूल अधिकारों को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपातकाल में कौन से आर्टिकल हैं जिन्हें निलंबित नहीं कर सकते हैं, तो वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 32। इन्हें आपातकाल की स्थिति में भी क्या होता है, निलंबित नहीं किया जा सकता। परंतु अनुच्छेद 20 की अगर बात करें तो ये अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण तथा जो कुछ बता रही थी, आज पता नहीं क्यों वीडियो रिकॉर्ड करने का मन नहीं बन रहा है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है वो कभी भी मूल अधिकार को आपातकाल में निलंबित नहीं कर सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ये बात कही गई है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं जो बताना चाह रही थी इससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही था कि कौन सी परिस्थितियों में कौन से आर्टिकल जो होते हैं जिन्हें आप निलंबित नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ मूल अधिकार होते हैं जिन्हें आपातकालीन की स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 के अंदर अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण विषय आता है और आर्टिकल 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। और इसके अमेंडमेंट की अगर बात करें तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1978 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार निवारक निरोध अधिनियम द्वारा अवरोधित हो जाता है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है और 3 महीने तक उसे निरोध में रखा जा सकता है। जब तक कोई व्यक्ति निरुद्ध तब तक उसके मौलिक अधिकार निलंबित रहेंगे। इसके साथ ही मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी निलंबित हो जाता है, किंतु संवैधानिक उपचारों के अधिकार का निलंबन गौण विषय है, प्राथमिक नहीं। तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जो हमारा भारतीय संविधान है कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो ये ऑप्शन है समान आवास का अधिकार, बी ऑप्शन है समानता का अधिकार, सी ऑप्शन है धर्म पालन करने का अधिकार, डी ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आपने पॉलिटी थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तब भी इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन देखते ही कर सकते हैं। तो जो समान आवास का अधिकार है ये हमारा संविधान नहीं देता है। बाकी समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है संविधान के द्वारा दिया जाता है। भारतीय संविधान समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में जो समानता का अधिकार है इसका आर्टिकल जो है 14 से 18 तक होता है, तो ये आप याद रखिए कभी पूछ लिया जाए। और वहीं अगर समानता के अधिकार की बात 14 से 18 तक समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है। आर्टिकल 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार उल्लिखित होता है और 25-28 में अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप में मानने के आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया जाता है, जबकि आवास का अधिकार इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो धर्म पालन करने का अधिकार है ये किस में होता है, तो 25 से 28। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल आप देख रहे हो एक बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले हैं, क्या नाम है उनका, बागेश्वर धाम। तो जब वो बहुत ज़्यादा अपना प्रचार करते हैं और बहुत ज़्यादा वो मतलब अपने चमत्कार वगैरह ऐसा कुछ दिखाते हैं, तो आपने अगर वो केस स्टडी की है तो महाराष्ट्र में से उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगते हैं, किसी के नाम नहीं लेना चाहेंगे।
तो उन्होंने यही कहा था कि हम अपने धर्म का पालन करने का अधिकार जो हमें दिया गया है, वो संविधान से दिया गया है और संविधान में आर्टिकल 25 से 28 जो है धर्म पालन करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो इस बुनियाद पे उन्होंने अपनी बात को रखा था। अगला क्वेश्चन है, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक है। ए ऑप्शन है जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। बी ऑप्शन है बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था हेतु जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। जब बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती तो लेखा के लिए वोट आवश्यक कब होता है? जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। ठीक है, जब वार्षिक बजट पारित होने की आशा सरकार को नहीं रहती है तो शेष बचे प्रशासनिक एवं योजनागत कार्यों के व्यय के लिए एक विशेष प्रावधान बनाया गया जिसे लेखा के लिए वोट या वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है, जिसे सरकार संसद में पारित कराकर व्यय के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराती है। सामान्यतः क्या होता है कि लेखा के लिए वोट द्वारा निष्कासित बजट केवल 2 महीने के लिए होता है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो लेखा के लिए वोट है का जो